My name is Shruti and I am currently working as a primary teacher in a DOE school. So in 2019, DSSB advertised some 600 vacancies for this post, and I had 4 to 5 months to prepare for this exam. Note that this paper is divided into two parts. First part is the general paper and second part is the subject specific paper. I know that I have to score maximum in first part to make a good score, because from second part questions could be very uncertain. They can come from different sources, and also the patterns also changes every year. So that is why I paid more attention to first part. अब फर्स्ट पार्ट में 5 सबसेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज़ रीजनिंग. सबसे पहले रीजनिंग का पेपर खुलता है, तो रीजनिंग के लिए मैंने पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. दिस वाज द बुक. सेकेंड पार्ट के लिए मैं सेकेंड मैथमेटिक्स के लिए मैंने पढ़ा था SSC प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय किरण पब्लिकेशंस. इंग्लिश के लिए मैंने पढ़ा था इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स बाय नीतू सिंह. और 8th और 9th की 8, 9, 10th की मैंने ग्रामर की बुक्स से भी इंग्लिश पढ़ा था. हिंदी के लिए मैंने क्या किया था, हिंदी के लिए मेरी खुद की जो 9, 10th की ग्रामर की बुक थी मैंने उसमें से पढ़ा था. अब GS विच इज़ जनरल अवेयरनेस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. उसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था. उसके लिए मैं डेली सुबह एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखती थी. उसके अलावा मैंने 6th, 7th, 8th की NCERT सोशल साइंस के NCERT से पढ़ा था. सिर्फ मैंने उतना पढ़ा था जनरल अवेयरनेस के लिए. नाउ पार्ट 2 विच इज़ अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर. पार्ट 2 में भी काफ़ी ज़्यादा सबसेक्शंस होते हैं, काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं. फर्स्ट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी इन एजुकेशन, सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, जेंडर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. तो इन सब टॉपिक्स का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म आपको मिल जाता है एक बुक में, जो कि है DSSB PRT एंटिटी के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक बाय सरोहा पब्लिकेशंस. इसमें हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. उसके बाद मैंने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय SK मंगल. उसके बाद साइकोलॉजी 11th 12th की जो NCERT की बुक्स हैं उससे मैंने पढ़ा था. उसके बाद मैंने फ़िलॉसफी इन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी इन एजुकेशन के लिए आप कोई भी एक जनरल बुक ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं. ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इन एजुकेशन के लिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए किसी भी आप एक ऐसी बुक से पढ़ सकते हैं. उसके अलावा फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की भी एक बुक थी, उससे भी मैंने पढ़ा था. कोई स्पेसिफिक बुक ऐसा नहीं होता है उसके लिए. NIOS की बुक से भी मैंने पढ़ा था, जो कि मेरे को ऑनलाइन मिल गई थी, क्योंकि पिछले जो पेपर था 2017 वाला उसका मैक्सिमम पार्ट NIOS की बुक से आया था, इसीलिए मैंने वहाँ से पढ़ा था. चाइल्ड साइकोलॉजी की एक हमारे BLED में बुक से पढ़ाते हैं विच इज़ रिटन बाय लॉरा बर्क. उससे मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था. सो नाउ दीज आर बुक्स. अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है 4 to 5 मंथ्स में. सबसे पहले तो पहले महीने सिर्फ 1 महीने के लिए मैंने कोचिंग ली थी, SSC की कोचिंग ली थी KD कैंपस से, उत्तम नगर से. मैंने SSC की कोचिंग इसलिए ली थी ताकि मेरा पेपर 1 स्ट्रॉन्ग हो पाए. अब पेपर 2 के लिए क्योंकि मैंने BLED किया था, तो मेरी BLED की पढ़ाई ही वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर माई प्रेपरेशन इन पेपर 2, इसलिए मैंने SSC की कोचिंग ली थी. अब हर रोज़ कोचिंग से आकर मैं पूरा टाइम पढ़ती थी, जितना भी घंटा मेरे को मिलता था 5-6 घंटा मैं पढ़ती थी. जब मैं कोचिंग नहीं जाती थी तो मैं 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़ती थी. सो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम हैपनिंग. मैं क्या करती थी, मैं हर 2 घंटे पे अलार्म लगाती थी. जैसे हर 2 घंटे का अलार्म आपका 5 बार बजना चाहिए. इसका मतलब आपने पूरे दिन 10 घंटा पढ़ाई की है. अब काफ़ी लोगों की मैथ्स वीक होती है, जैसे मेरी खुद की भी है मैथ्स वीक. तो मैथ्स और रीजनिंग को डेली पढ़ना. आई रेड मैथ्स एंड रीजनिंग डेली एंड इंग्लिश एंड हिंदी ऑन ऑल्टरनेट डेज. और सेकंड पेपर को भी मैंने डेली पढ़ा, उसके लिए भी मैंने डेली पढ़ा. मैथ्स, रीजनिंग सेकंड पार्ट डेली एंड इंग्लिश एंड हिंदी ऑन ऑल्टरनेट डेज. जैसे मैं मैथ्स पढ़ने बैठी हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आज एक टॉपिक लिया विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को आता नहीं है, मुझे उसकी स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. तो मैंने अपनी जो क्लास के नोट्स थे, जो मैंने कोचिंग से पढ़ा था, वो मैंने क्लास के नोट्स खोले, उसको ध्यान में लिया, उन स्ट्रैटेजीज़ को अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाया. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कोचिंग पे नहीं हो पाए थे, तो मैंने उनके लिए क्या किया, जैसे परसेंटेज है तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं नेट पर गई, मैंने यूट्यूब पे राकेश यादव क्लास नोट्स सॉल्व्ड मैंने क्वेश्चंस ढूंढे.
अब ये जो वीडियोस होते हैं 4-5 घंटे की एक वीडियो होती है एक टॉपिक पे, तो ये वीडियो मैंने देखी फास्ट फॉरवर्ड करके, इससे मुझे स्ट्रैटेजीज़ पता चली कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। मैंने एक बार वो वीडियो देख ली, फिर उसके बाद मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी। फिर उसके बाद सिर्फ ये बुक्स नहीं, इन बुक्स के अलावा भी जो मैंने पहले बताई, इन बुक्स के अलावा भी मैंने क्वेश्चंस किए थे इंटरनेट से ढूंढ कर मैं रोज़ क्वेश्चंस करती थी। वीडियोस का भी मैं फ्रिक्वेंटली सहारा लेती थी, मैं वीडियोस देखती थी हर एक टॉपिक पे, जो भी टॉपिक मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है उस पर मैं रोज़ वीडियो देख के और वो करती थी। अब पेपर 2 के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ? पेपर 2 में क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं और मैंने रिसेंटली पढ़ी हैं, तो इन चीज़ों को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माई रिविजन मोड। तो जैसे कि ये बुक है एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय एस.के. मंगल, ये बुक को मैंने जल्दी पढ़ा, जल्दी कंप्लीट किया। 4 to 5 डेज़ में मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया और मैंने साथ साथ इसके नोट्स भी बना लिए। जैसे ही मैं नोट्स बना रही हूँ, अब मुझे पूरी बुक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को रिवाइज़ करना है तो मैं उन नोट्स में से रिवाइज़ कर रही हूँ। ऐसे ही NIOS की जब बुक्स मैं पढ़ रही थी, मैंने सारी बुक्स उसकी पढ़ी थी, तो मैंने उन बुक्स को पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने उसके नोट्स बनाए अपने रजिस्टर में और मैंने उन्हीं नोट्स को फिर दोबारा रिवाइज़ किया। जो DSSB PRT NTT की एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक बाय सरोहा पब्लिकेशन है, उस बुक को मैंने सबसे पहले पढ़ा था, क्योंकि उस बुक में मुझे हर एक टॉपिक से प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल गए थे। उस बुक को पढ़ने का क्या बेनिफिट रहा कि उसमें मुझे टॉपिक पता चल गए कि किन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे काउंसलिंग वाज अ न्यू टॉपिक फॉर मी, ये मैंने कभी देखा नहीं था कि काउंसलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने जब इस बुक से क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं, तो मेरे को मिलेंगे कहाँ से? काउंसलिंग मतलब थ्योरी कहाँ से मिलेगी? तो मैंने थ्योरी के लिए जैसे काउंसलिंग इज़ अ टॉपिक, तो मैंने उस टॉपिक को मैंने सर्च किया गूगल पे, जैसे मैंने सर्च किया और वहाँ से फिर मैंने पढ़ा काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग इज़ अ टॉपिक जो आपको NIOS के नोट्स से भी मिल जाएगा और IGNOU के BEd के नोट्स और बुक्स से भी आपको वो मिल जाएगा टॉपिक। अब जब भी मैं प्रैक्टिस पेपर्स देखती हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मेरा अप्रोच थोड़ा अलग रहता है उन पेपर्स को देखने का। मैं कभी भी जैसे 3 घंटे का मैंने टाइमर लगा लिया, बैठ के सॉल्व करने लग गई, मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करती हूँ। मैं पोजीशन पेपर्स को सिर्फ क्वेश्चंस के लिए देखती हूँ कि मेरे को क्वेश्चंस क्या देखने हैं। जैसे मैं कोई जनरल कोई स्पेसिफिक बुक नहीं रेकमेंड करना चाहूँगी इसके लिए। मैं जनरली आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर्स की बुक ले सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट मेरा लेवल रहता है, सबसे पहले मैं उन प्रैक्टिस पेपर्स को देखती हूँ, फिर मुझे उनसे ये पता चलता है कि मेरे सोर्सेज क्या है। मैं अपने सोर्सेज बनाती हूँ कि इस बुक से मुझे पढ़ना है। फिर जब मैं मिडवे हूँ अपने प्रिपरेशन के, जब बीच जैसे 2-3 महीने बाद मैं दोबारा उन प्रैक्टिस पेपर्स को देखती हूँ, और अब की बार जब मैं उन पेपर्स को देखती हूँ तो मुझे लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर मुझे 60 to 70% क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, मैं उसी लाइन में जा सकती हूँ, मैं मैं अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखूँ। अब जब एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन पहले करीबन, तो मैं उन प्रैक्टिस पेपर्स को दोबारा देखती हूँ। अब लगभग मुझे 90 से 100% क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चंस अभी भी मुझे नहीं आते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को सर्च करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको सर्च करती हूँ, उसका आंसर फाइंड आउट करती हूँ। मैं कभी 3 घंटे के लिए बैठती नहीं हूँ करने के लिए पेपर को। जब मैंने पेपर किया था खुद से, तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट को आप एक घंटा, अगर फर्स्ट पार्ट को 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने घड़ी चल रही है, टाइमर चल रहा है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगभग 1 घंटे से 10-15 मिनट ज़्यादा भी फर्स्ट पार्ट को दे सकते हैं और सेकंड पार्ट को आप कम टाइम दे सकते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। क्वेश्चंस जल्दी करने होते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, लीव इट। सेकेंडली, GS में आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आता है ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट इट मच, क्योंकि आता है या नहीं आता है बस, अब सोचने का कुछ है नहीं GS में। तो ऐसे मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू क्लियरिंग द एग्ज़ाम, यू हैव टू स्टडी हार्ड करीबन, और आपको समय देना पड़ेगा। लगभग अगर आपको
कम समय में पेपर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको 10 से 12 घंटा डेली देना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। बीच में अगर आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक ले सकते हैं। अब मैं ब्रेक में क्या करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, अब हिंदी के मैंने विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द खुद की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जब मैं बुक खोल के नहीं बैठ सकती। जैसे अगर मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो उस समय मैं उस ऑडियो को सुनूंगी, दोबारा सुनूंगी, तो मेरे को वो याद होता जाएगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द मेरे को याद होता जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल से हुआ था। मैं एक बार साइकोलॉजी का कुछ पढ़ रही थी तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और जब फ्री टाइम में मैंने उसको सुना, फिर मुझे वो चीज़ें मैंने दोबारा सुना तो याद होने लगी। तो ऐसा आप हिंदी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे रट्टा मारनी होती हैं, तो उसमें दैट इज़ हेल्पफुल।